हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में आए हुए उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो हम लोग अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में टफ लगते हैं लेकिन वो वास्तविकता में टफ नहीं होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 वाला जो है उसका इधर साइड हिंदी फॉर्मेट रहेगा, इधर साइड में इंग्लिश का फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन जो है, जैसे ये पहला क्वेश्चन 19 नंबर है, तो क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं है, मैंने इस हिसाब से लगा रखे हैं जो एक टाइप से क्वेश्चन है उनको एक जगह पे रख रखा है, मतलब जिसमें एक टाइप का मेथड यूज हुआ है उनको एक तरफ रखा हुआ है और जिनमें अलग अलग मेथड यूज हुआ है उनको एक साथ रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, अलग अलग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके कोशिश ये करिएगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर सोचिए क्या होगा, उस पर आप टिक करिए। देन इसके बाद में प्ले करने के बाद में ये देखिए कि उसी क्वेश्चन को मैं किस ढंग से उसको आंसर को निकालता हूँ, अपने किस गेस वर्क से उस आंसर को निकालता हूँ। चलिए, जैसे सबसे पहले 19 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बात देखें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आयुष्मान भारत के बारे में हम लोगों ने तो सुन ही रखा है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड वगैरह के बारे में सुन रखा है, थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोगों को उसके बारे में है। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। तो अब एक्चुअलिटी में है क्या कि अगर इस एक वर्ड पे ध्यान दिया जाए, मस्ट अडॉप्ट इट, यानी कि अवश्य अपनाना चाहिए, यानी कि प्राइवेट और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें ये योजना होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक्चुअलिटी में होता क्या है, दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक आपका स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। यूपीएससी में अधिकतर बार जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग ही होते हैं। मान के चलिए, मैं कहूंगा कि 95% केस में जो एक्सट्रीम कंडीशन के जो स्टेटमेंट दिखेंगे वो रॉन्ग निकलेंगे। अब जैसे ये अलग स्टेटमेंट है, इसमें क्या कह रहा है, अपनाना ही अपनाना पड़ेगा, प्राइवेट वालों को भी और गवर्नमेंट वालों को भी। तो चलो गवर्नमेंट मान भी लिया, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत नहीं आते होंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ये होता कि सम होता, यहाँ पे जैसे मस्ट की जगह पे सम होता, या कुछ प्राइवेट और कुछ सरकारी अस्पताल अपनाने चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को ठीक मानते, लेकिन यहाँ क्या है कि मस्ट अडॉप्टेड, करना ही करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं पहला ऑप्शन कट कर देता हूँ, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं रॉन्ग मानता हूँ, तो जो मेरे ऑप्शन है उसमें देखिए जहां जहां पे वन है वो वाले ऑप्शन सारे कट जाएंगे। ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो मेरे लिए क्या बचा, ओनली 3। तो इस हिसाब से 19 वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, लिखा हुआ है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। योग वशिष्ठ है। अब ये क्वेश्चन अगर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सही से पढ़ रखी होगी तो भाई हो जाएगा, ठीक है, वरना हिस्ट्री का मान के चलिए क्वेश्चन गेस वर्क से नहीं ही होता है, बहुत कम चांस रहती है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन गेस वर्क से भी हो जाए। फिर भी अब जैसे हम लोगों को पता है कि क्या किया गया है, ट्रांसलेट कराया गया है फारसी लिटरेचर में, फारसी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कराया गया है। अब कोई भी लिटरेचर ट्रांसलेट कराया गया, जो जितने भी हमारे मुगल एम्परर के अंतर्गत में जो किंग थे जिन्होंने मतलब रूल किया हुआ था, तो या तो वो टॉलरेंट जब तक नहीं होगा तब तक कि वो किसी चीज को ट्रांसलेट नहीं करेगा, अगर इस थ्योरी पे चलते हैं। जैसे औरंगजेब है, तो सभी को पता है, हम लोगों ने लगभग पढ़ ही रखा है कि औरंगजेब तो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो अपनी ही चीजों को कह सकते हैं थोपेगा। ठीक है, तो औरंगजेब नहीं है, हुमायूं का शासनकाल ही बहुत थोड़ा ही था। ठीक है, और शाहजहां कह सकते हैं कि पेंटिंग वगैरह में ज्यादा फोकस था। तो इस हिसाब से अकबर इज द राइट आंसर। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ी रखा होता है, थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो अकबर है उसको हम लोग कहते हैं कि महान शासक था, तो महान इस वजह से नहीं था, बहुत से कारण है। उस हिसाब से हम लोग इस पे अकबर पे टिक करेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन से प्रसंग में होता है। अब फिर वही बात है कि ये समझ में तो नहीं आएगा कि क्या है, तो क्यूबिट हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं क्यूबिट पे। ठीक है, अब क्या है, क्लाउड सर्विसेज है,
ठीक है, क्लाउड सर्विसेज है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो हमको पता है क्यूबिट जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग वाली लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा देखा सुना होगा, ठीक है, जो क्यूबिट होता है। अब इसमें लिखा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेतार संचार प्रौद्योगिकियां, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं मैच करता है, ठीक है। या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये भी ऐसा कुछ मैच नहीं करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि क्वांटम संगणन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग ये क्यूबिट का जो क्यू यू है उससे भी देख सकते हैं, क्यू यू यानी कि क्वांटम से ही रिलेटेड है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा क्या हुआ है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, यानी कि मोनाजाइट दुर्बल मृदाओं का स्रोत है। तो ये स्टेटमेंट हमको नहीं पता, मान के चलते हैं कि नहीं पता है। सेकंड क्या है कि मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये भी नहीं पता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा है, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, यानी कि भारत की समस्त तटवर्ती बालुकों में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में मिलता है। तो ये क्या है, समस्त, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितना भी इंटायर इंडिया का इंटायर कोस्टल एरिया है उसमें, यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं मान लेता हूं कि ये अपना इंडिया का अगर मैप है, तो उसका कहने का मतलब ये जो कोस्टल एरिया है, ये वाला पूरा पूरा, ये जो कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ ये पूरा कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ हर जगह पर क्या मोनाजाइट पाया जाता है। तो फिर वही वाली बात हो गई, ये क्या हो गया, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कंडीशन को शो कर रहा है। तो मैंने पहले कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल के स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई हर जगह मोनाजाइट तो नहीं पाया जा सकता, तो अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को रॉन्ग मान लूंगा तो जहां जहां थर्ड है उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे सामने क्या आ जाता है, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 84 क्वेश्चन नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और नीचे जरूर देखना सही है, ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस बात पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क, चलिए ये भी मान लीजिए नहीं पता है। केरल हैज फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मान लीजिए ये भी नहीं पता है। फिर क्या लिखा, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। तो अगर इस बात पर ध्यान देंगे तो जो गोवा है वो गोवा स्टेट ही बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है, और उस एरिया में अगर इन्वेस्ट करना होगा तो विशालतम कहने का मतलब क्या है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर, यानी कि पूरे इंडिया में केवल गोवा में ही लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर है। तो फिर वही वाली बात होगी कि गोवा जो छोटा सा है उसमें भी क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन दे दी। तो इस हिसाब से क्या थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। अगर मैं थर्ड को रॉन्ग कर देता हूँ तो मेरे 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब मुझे पता चल गया कि 2 ऑप्शन है, 2 में सेकंड तो है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, और जो कि सही भी बात है, कोच्चि में क्या है, सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, लिखा है गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। अब पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर गुजरात में है तो हम लोग ये मान देखिए, अब क्या है ना कि जहां पर कह सकते हैं जैसे थार का मरुस्थल है, ठीक है, तो ये अपने कहाँ है, राजस्थान में है। तो अगर हमको सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाना होगा तो हम लोग गुजरात में ना बना करके राजस्थान में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को सोचते हैं तो हम लोग फर्स्ट को क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। तो ये भी क्या है, कॉमन सेंस या गेस ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। फिर पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है, तो हमको फिर करेक्ट ही चूज करना है। लिखा है वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारत विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गेस के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर को निकालने वाले हैं। तो जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ठीक है। चलिए मान ले रहे हैं अभी इसको रोक के रखते हैं कि ये नहीं पता, ठीक है। इसके अगर ये थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं तो क्या लिखा हुआ, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने के पर्याप्त आधार है। अप्रहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड टू इट्स कैप्चर और किलिंग। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो जीव है वो जीव अगर ह्यूमन
मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए अगर डेंजर है तो उसको हम मार देंगे। ठीक है, तो ये फिर वही वाली बात हो गई कि तो ये तो एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर ये जानवर अच्छा ये इसके लिए खतरनाक है, ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक, तो इसको मार देंगे। तो ऐसा तो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं नहीं लिखा, और ऐसा लिखा भी होना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को रॉन्ग मानूंगा तो हमारे दो स्टेटमेंट तो कट गए। दो स्टेटमेंट कटने से हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जो सेकंड है वो वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि वाला स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या लिखा, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर, उसके लिए क्या है, समान संरक्षण का हकदार है। और ये वाला स्टेटमेंट ठीक ही है। अब जब ये वाला स्टेटमेंट ठीक है तो इसी से हम लोग ये वाला स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। इसका मतलब वाइल्ड एनिमल्स जो गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं देख रेख में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 21 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का मनोद्भावी स्रोत है, यानी कि एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, जो नीचे दी हुई हैं क्रॉप्स, उसमें से एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ द बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पता है, कभी कदार अगर कहीं पे भी सुन लिया हो मीथेन, तो मीथेन क्या होता है, गंदगी से निकली हुई एक गैस है। ठीक है, जहां पर पानी ज्यादा भरा हुआ हो, दलदली इलाका हो जाए, वहां से जो रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है, रिलीज मीथेन होती है। ठीक है, अब हमको लगभग सभी की खेती तो पता ही है कि कपास की खेती कैसे होती है, ठीक है, गन्ने की खेती कैसे होती है, गेहूं की खेती कैसे होती है। इसमें से अगर किसी में सबसे ज्यादा वाटर की नीड होती है, पानी की नीड होती है, तो क्या है, जब हम लोग धान की खेती करते हैं, राइस की जब क्रॉप्स लगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर की नीड होती है, उसमें पानी क्या होता है, रुका भी रहता है। तो हम कह सकते हैं जो मीथेन गैस रिलीज होगी इनमें तीन में से ना होकर के किस में रिलीज हो सकती है, राइस में हो सकती है, यानी कि धान में हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। क्लेदन अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश वाला देखेंगे। लिखा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि धान लगाने की एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम जो हमारे पास खेत है उसको क्या करेंगे, वेट भी करेंगे, यानी कि गीला भी करेंगे, सूखा भी करेंगे, उसको सुखाएंगे भी और उसमें पानी भी करेंगे। कोई एक ऐसी प्रणाली, ठीक है, कोई एक ऐसा सिस्टम है अगर, तो ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा सिस्टम लगाया गया है तो उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, तो क्या होगा। अब वही वाली बात है कि अगर हम उसको सूखा करेंगे फिर से गीला करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है उसकी अमाउंट कम लगेगी, यानी कि पानी जो है वो कम यूज होगा। पानी कहाँ से आएगा, बिजली से। तो कह सकते हैं कि बिजली की जो लिखा हुआ है बिजली की कम खपत, यानी कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो हाँ भाई सही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन घट जाएगा, जिससे वो कह सकते हैं कि जो लगा होता है पानी डालने वाला वो कम चलेगा। जब पानी कम भराव रहेगा, ठीक है, सुखाएंगे भी और उसको पानी भी भरेंगे, तो हमने पहले बताया था, अभी इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, कि जो पानी था, पानी से भराव रहने से क्या होता है, मीथेन रिलीज होती है। तो लिखा रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, यानी कि मीथेन का कम उत्पादन होगा। तो हाँ भाई ये भी बात सही है, मीथेन का भी कम उत्पादन होगा। ठीक है, तो अब ये दो केस तो हमको ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं दो को सही मान लेता हूँ तो 1 और 2 क्या है मेरे, सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें तीनों स्टेटमेंट जनरल है। ठीक है, और इसी टाइप से इस बार के 2022 में या लगभग हर साल अगर देखा जाए तो लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर होता है। अगर मैं दो आंसर मेरे ठीक है तो क्या 2 और 3 ठीक है, तो या तो 2 और 3 इसमें है, यानी कि ये दो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, अब क्या बचा, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बीज की कम आवश्यकता पड़ेगी, रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट। हाँ तो सही बात है कि जब एरिया में इस प्रकार से कल्टीवेशन होगा तो हमारी जो सीड होंगे उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। और ऐसा भी कोई एक्सट्रीम लेवल का तो स्टेटमेंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसीडर करना है, यानी कि विचार करना है, आरोग्य सेतु, कोवन, डिजिलॉकर, दीक्षा, कौन से इसमें से ऐसे एप्लीकेशन है जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। ठीक है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। अब इन तीनों बारे में हमने सुन रखा है, आरोग्य सेतु, कोवन, डिजिलॉकर, लेकिन दीक्षा के बारे में तो नहीं सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा। अगर अब ये वही बात है कि अगर किसी ने डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, इंडियन एक्सप्रेस में आया भी था ये चीज़, उसमें चारों ऑप्शन भी दिए हुए थे, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस टाइप वाले केस में क्या है ना कि वही चीज़ मानेंगे। अब इसमें कोई नन ऑफ द अबव तो है नहीं, ठीक है, या फिर अगर हम ये मान लें कि अच्छा ये दो हैं ये दो नहीं है, तो इसमें क्या होगा, फिर गेस ही लगा सकते हैं। तो इस गेस के हिसाब से हम यही कहेंगे
कि ये तीन तो हैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जो दीक्षा है वो भी क्या है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये अभी जो हमने मतलब कह सकते हैं 31, 32, 33 जो एक साथ क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे इसी पैटर्न पे ही बेस्ड हैं, जिसमें क्या है ऑल ऑफ द अबव आंसर है, डी है। ठीक है, बाकी चारों हैं ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेब 3.0। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में जो है वेब 2.0 है, 3.0 आने की बात हो रही है। तो 2.0 के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सुना रखा है। अब बात है वेब 3.0 की, तो देखते हैं। लिखा है अब क्या है, वेब 3.0 में चीजें क्या होंगी, एडवांस्ड होंगी, टेक्नोलॉजी जो होगी वो और एडवांस्ड हो गई होगी। तो लिखा है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी, फिर वही वाला स्टेटमेंट यहाँ जरूर देख लेना है, करेक्ट है, यानी कि सही बताना है, रॉन्ग नहीं बताना है। ठीक है, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो सही बात है। अब क्या होगा कि जो हम ऐप यूज कर रहे होंगे, मतलब जो भी चीजें उस चीजें से रिलेटेड यूज कर रहे होंगे, उसका डेटा हमारे पास खुद होगा, कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट भी ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, यानी कि 3.0 में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकता है, सब जुड़ सकते हैं। तो वो भी जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, कोई ऐसी खास बात तो लिखी नहीं है जो रॉन्ग लगे। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉर्पोरेशन, यानी कि अब कलेक्टिवली यूज होगा, किसी कॉरपोरेशन के बेस्ड पर यूज नहीं होगा, यानी कि स्वयं परिचालित होगा, ना कि सामूहिक रूप से परिचालित होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्या है, लिखा है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट इसके पढ़ते हैं पहले, फिर नीचे देख लेना है कि हमको राइट पता करना है, नहीं कि करेक्ट पता करना है। SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतर पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे, SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस, कैन चेंज दियर डेटा फील्ड्स। अब हमको सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क। ठीक है, तो जो हम लोग फोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं या लैपटॉप में एप्लीकेशन यूज करते हैं या गूगल वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर तो है नहीं, ये सारी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे माउस है, माउस हार्डवेयर, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन काम कर रहा है तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर से काम कर रहा है। तो ये चीज तो पता ही है। तो इसमें ऐसा कुछ खास लिखा नहीं हुआ है। एस बायर्स कैन कस्टमाइज देयर ओन इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड्स, तो हाँ सही बात है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका डेटा तो चेंज कर ही सकते हैं, तो ये भी सही बात है। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर यूजर्स कैन एक्सेस दियर डेटा थ्रू दियर मोबाइल सर्विस डिवाइसेस, तो सही बात है, मोबाइल डिवाइसेस से भी यूज कर ही सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यही वाले भी हमने बहुत बताई कि जैसे गूगल हो गया, जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल, आउटलुक, ये सारी चीजें क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर ही हैं। तो ये इसका भी आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो अब ये सारे क्वेश्चन में कैसे थे, ये ऑल ऑफ द अबव टाइप वाले क्वेश्चन थे। जैसे ये भी क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव वाला ही केस में आता है। अब जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कि कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकी मानी जाती हैं, यानी कि कंसीडर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है कि एक छोटी सी रेंज के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसें काम करती हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता करना है, देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, यानी कि CCT क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो इसे तो सब वर्ड से ही पता चल रहा है, क्लोज्ड है, यानी कि एक छोटे से एरिया के अंतर्गत ही काम करेगा टेलीविजन, तो ये भी ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये RFID है। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, शॉर्ट रेंज के अंतर्गत ही आता है। और फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN है। और वायरलेस वाला ही क्या है, जैसे वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, तो ठीक, उसकी भी क्या है, एक शॉर्ट रेंज ही होती है। अगर यहाँ पर आपका मॉडेम लगा हुआ है तो, और आप अगर अपने फोन में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक शॉर्ट रेंज के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जनरल स्टेटमेंट से ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे देखते हैं तो लिखा हुआ है, पहले क्या पता करना, ये 3 स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट पता करना है। लिखा हुआ बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। जय परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतररूपों पर बन सकती हैं। ठीक है, तो अब बायोफिल्म को हम लोगों को समझना है। जैव परत यानी कि जैव से मतलब क्या, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है, जीव से रिलेटेड कोई चीज है। और परत का मतलब तो समझिए रहे, लेयर एक। ठीक है,
तो हमको कोई कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लेयर पर बात करनी है कि उसका क्या फंक्शन है मेन। तो लिखा हुआ कि बायोफिल्म कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यू, यानी कि ह्यूमन टिश्यू के ऊपर जो लेयर बन जाती है वो ह्यूमन टिश्यू को क्या करती है, सेव करती है। तो एक तरीके से ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेसेस, जैव खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करणों की सतहों पर बन सकती हैं। हाँ, जो कि सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई ऐसा एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट तो लग नहीं रहा है कि जो फूड होते हैं उनके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, वो भी क्या, उसको भी प्रोसेस करने में काम करती है। ठीक है, जैसे कि जो एप्पल है वो थोड़ी देर बाद उसकी लेयर चेंज हो जाती है ऊपर की, तो वो क्या एक तरीके से बायोफिल्म ही है। लिखा है बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जयप्रद प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं, यानी कि जो लेयर हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं कि अगर कोई बाहर से, यानी कि कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर लेयरिंग हुई है बायोफिल्म की, तो ये एज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगी ही, यानी कि इसके ऊपर आकर के यहाँ पर कोई चीज बैठ नहीं सकती, तो उसके तरह के भी काम कर ही सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, जनरली ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य या चाणक्य एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपने कह सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए, जैसे सबसे पहले एक ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं, सबसे पहले क्या सही है, सही है यानी कि करेक्ट ही पता करना है। इसमें भी लिखा है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। A person could be a slave as a result of a judicial punishment। एक तरीके से ये तो पता नहीं कि क्या स्टेटमेंट है, कैसे होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अगर जैसे आपने कोई गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड की अगर कोई बायोग्राफी या कोई मूवी देख रखी हो, या अशोक से रिलेटेड कोई मूवी देख रखी हो, अशोक से रिलेटेड लगभग सभी ने एक नाटक चलता था पहले अशोका करके, ठीक है, तो उसको भी मेरे हिसाब से देखा ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि उस मूवी में या सीरियल में जो हम लोगों ने देखा है उसमें क्या है कि क्या होते थे, दास होते थे, ठीक है। और जब उनको न्यायिक दंड मिलेगा, मतलब न्याय की तरफ से कहा जाएगा, तो उनको दास बनाने की एलिजिबिलिटी थी। तो इस हिसाब से हम लोग पहला स्टेटमेंट को ठीक मान सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर आसन सी वॉज लीगली फ्री। थोड़ी देर के मान लेते हैं कि कंफ्यूजन स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है कि जो फीमेल स्लेव होती थी अगर वो अपने मास्टर से ही बच्चे को पैदा करती थी तो वो लीगली तौर पर फ्री हो जाती थी, ये स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हम लोगों ने मान लिया, सेकंड को भी थोड़ा डाउट रखते हैं, थर्ड को भी पढ़ते हैं। थर्ड क्या लिखा, इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the master son। फिर ये भाई इसी का ही समझ लो एक्सटेंडेड वर्जन है एक तरीके से वाला स्टेटमेंट। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अगर मान लेते हैं कि अगर ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि ये ऑप्शन तो कट जाएगा एक तरीके से। अब ये तीन ऑप्शन मेरे पास बचे हुए क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। अगर मैं मान लेता हूं कि सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है तो सेकंड यहां भी है, यहां भी है, वन और थर्ड होगा। अगर सेकंड रॉन्ग होगा तो सेकंड की ही तरह थर्ड है एक तरीके से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो जिसकी दास है, मतलब जिस मालिक की जो दास है वो अगर कोई बच्ची या बच्चा पैदा करती है तो किसके द्वारा, इसी मास्टर के द्वारा, तो ये जो दास है ये लीगली फ्री हो जाती है। इसमें भी यही बात को लिखी हुई है कि यदि स्त्री दास यानी कि फीमेल जो स्लेव है अगर उसका मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो वह जो मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो यानी कि ये दो स्टेटमेंट क्या एक ही जैसे हैं, तो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है, अगर या तो फिर दोनों गलत होंगे। अगर दोनों गलत हो जाएंगे तो केवल एक का ऑप्शन है भी नहीं, तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, ये तीनों ही क्या है, सही है। वरना क्या होता, ओनली वन ऑप्शन होना चाहिए, अगर ओनली वन होता तो डाउट पे रहते, ओनली वन ना होने से हम लोग क्या है, डाउट क्लियर हो गए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझते हैं बात को, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये क्लाउड है, एक हायर क्लाउड है, ठीक है, और यहाँ पर
ये सन है जो कि सोलर रेडिएशन को इमिट करने वाला है। ठीक, अब यहाँ से ये सोलर रेडिएशन पड़ेगी इस पर आकर के। ठीक, और एक मान अब क्या कह रहा है कि हाई क्लाउड्स प्राइमली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस टू द अर्थ। अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ऊपर वाले क्लाउड हैं वो हमारी अर्थ को ठंडा रखते हैं और सारा का सारा सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटिंग द फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ से उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। अब एक्चुअलिटी है क्या ना, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए हैं। अब जो नीचे क्लाउड है उसका स्टेटमेंट क्या कि यहां से जो वेव निकलेंगी उसको एब्जॉर्ब कर करके इसी को हीट पहुंचाएगा। अब फंडा समझना है, फंडा क्या है। जो निम्न बादल होते हैं यानी कि नीचे नीचे बादल होते हैं तो यहाँ से वेपराइज्ड होगा, जो यहाँ वेपर बनेगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब यहाँ वाले क्लाउड की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अगर यहाँ वाले क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होगी। और जब ये क्लाउड धीरे 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 करके ऊपर उठेगा, क्लाउड जब ऊपर पहुंच जाएगा एक लिमिट पे तो अब उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये रेडिएशन को कह सकते हो रिफ्लेक्ट कम करेगा। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंडे से हम समझ सकते हैं या फिर इस हिसाब से समझ सकते हैं, अगर क्लाउड नीचे बन रहा है तो जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्लाउड बनेगा, उतना ज्यादा क्लाउड बनेगा तो डेंसिटी उसमें ज्यादा हो जाएगी और जैसे जैसे ऊपर उठेगा डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ भी सही चूज करना, इसमें भी सही बताना है। ठीक है, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में ऐसी कौन सी फॉरेन की कंपनियां हैं जो यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, जैसे अमेजन हो गई, वॉलमार्ट की, फ्लिपकार्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो सारी कंपनियां हैं ये हमारे यहाँ काम करते हैं। इस पर इसके स्टेटमेंट को समझना है। लिखा हुआ है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। अब समझो बात को, क्या लिखा हुआ है कि वे अपने माल का यानी कि स्वयं माल को बनाएंगे और बेचेंगे, दियर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस की तरह यूज करेंगे, वो भी कौन सा, ओन गुड्स, उन्हीं के गुड्स। तो ये तो भाई गलत बात है, यानी कि अमेजन अपना ही प्रोडक्ट बनाएगा और वही उस पर बेचेगा, तो इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जो कि ऐसा इंडिया में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है लेकिन वो फॉरेन की कंपनी नहीं होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत होते हमारे क्या हो गए, ये दो ऑप्शन तो कटी गए सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है ना, कोई एक्सट्रीम चीज नहीं बोली गई, उन्होंने ये कहा द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन दियर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। जब उन्होंने बोला है कि एक डिग्री तक की, ऐसा तो नहीं है कि सारों के कर लेंगे या कम से कम को करेंगे, उन्होंने एक वैल्यू दी है कि बीच की बात है कि इतने हैं जिनको हम लिमिटेड कर सकते हैं। तो ठीक बात है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम लेवल का तो स्टेटमेंट है नहीं, तो उस हिसाब से हम सेकंड स्टेटमेंट को मान सकते हैं सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक लग गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तब भी इसको देख लेते हैं। ये जनरल नॉलेज जीके से तो नहीं हो पाएगा, कॉमन सेंस से नहीं हो पाएगा, फिर भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या लिखा हुआ है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इज लाइकली टू बाय या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा बाई है। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ रखा हो, क्या हिंदी में पढ़ लेते हैं, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अब देखो, इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विडिटी। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई क्या चाहेगा कि इस लिक्विडिटी को घटाना चाहेगा। लिक्विडिटी घटाने के लिए वो क्या कर सकता है, या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, यानी कि जो ब्याज दर हैं उनको बढ़ा दे, या फिर वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, बेचेगा, यानी कि सेल करेगा।
ठीक है, तो बस इस छोटे से ही कंसेप्ट को इसमें ध्यान रखना था। अगर ये बात ध्यान है तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कॉमन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ये बाई मिस्टेक आ गया। तो इस हिसाब से अगर जहाँ जहाँ फर्स्ट ऑप्शन है उसको कट कर दें, फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे सामने बस केवल एक ही बचेगा, सेकंड एंड थर्ड, जो कि क्या है, राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जो ऐसे वर्किंग क्या है, कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर की भूमिका को निभाते हैं। रियल सेक्टर इन इकोनॉमी एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी, ये पता करना है। अब रियल सेक्टर की बात हो रही, जो अब रियल सेक्टर जैसे मान लीजिए नहीं भी पता है, तो ये तो पता है कि वास्तविक काम, कुछ वास्तविक क्षेत्र ऐसे करके कुछ तो समझ में आ रहा होगा, वर्ड से समझ में आता है कोई बात। तो अगर लिखा हुआ है कि किसानों का अपनी फसलें काटना, हाँ तो ठीक है, ऐसी कोई बात तो है नहीं, मान सकते हैं कि रियल सेक्टर ही होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेकंड, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यानी कि टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, हाँ तो ये भी ठीक है, इसको भी रियल सेक्टर एज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसमें लिखा नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, तो अब ये थोड़ी सी अजीब बात लग रही कि ये रियल सेक्टर के अंतर्गत कहाँ आ गया, ये तो बैंकिंग से रिलेटेड एकदम कंसेप्ट चला गया, अलग ही हो गया ये बात, तो कि वो लोन देने की बात चल रही है इसमें। तो ये थर्ड तो बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। अगर थर्ड रॉन्ग है तो थर्ड के हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे कौन से स्टेटमेंट बचेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट पढ़े, कॉर्पोरेट बॉडी इश्यूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, तो ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझना था कि जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो रियल सेक्टर से नहीं, वो अलग ही बात कह रहा है अपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थर्ड वाले ऑप्शन को कट करके हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को सही एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान यानी कि सौर प्राज्वल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी में कौन कौन से प्रभाव होंगे। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म यानी कि सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, सोलर का मतलब क्या हो गया, हमारा सन, ठीक है, उससे रिलीज कोई चीज आ रही है, या सोलर से चीज मतलब ऊपर से कोई चीज आ रही है जो कि फ्लेयर्स हैं, ठीक है, जब अर्थ पे पहुंचती है तो क्या हो सकता है, इस पर बात है। अब ये अगर सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ते हैं, जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां खराब हो जाएंगी, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता है कि सोलर फ्लेयर क्या है, बस हमको ये पता है कि सोलर फ्लेयर रिलेटेड विद द सन और सन से कुछ आ रहा है, ये पता है, ठीक है। तो या तो इस बेसिस पे करें, ठीक है, या तो अगर इसका सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, इसकी वजह से सुनामी का क्या सिस्टम है, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। अब जरा अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे, सुनामी देखी होगी कहीं पे मूवी वगैरह में, तो आपको पता होगा कि वो क्या होता है कि एक बड़ा सा वेव फ्रंट पर के चल के चलने लगता है, मतलब समुद्र या ओशन में एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है सुनामी की। तो लहर दो तरीके से बन सकती है, अगर मान लीजिए अर्थ की प्लेन लेयर है, या तो अर्थ की हल्की सी ऐसे करके झुक जाए तो यहाँ से पानी का उठाव होगा और ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं सुनामी बन जाएगी, या तो फिर ऐसी लेयर है यहाँ से थोड़ी सी भूमि उठ जाए, यानी कि जो ओशन का ग्राउंड फ्लोर है वो हल्का सा ऊपर उठ जाए तो एक समुद्र की लहर बन जाएगी। अब नीचे की ये सब कह सकते हैं कि ये समुद्र के भूपृष्ठ की चीजें हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा ओशन है उसके लैंड की चीजें हैं, तो इससे सोलर फ्लेयर से तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ये सेकंड स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, रॉन्ग है। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो जहां जहां सेकंड उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। देखिए हमारा पहले ऑप्शन में भी सेकंड है, पहला ऑप्शन भी कट गया, सेकंड में भी सेकंड है, इसको भी काट दो और इधर भी काट दो, तो मेरे लिए राइट आंसर क्या बचा, 1 3 4 6, यानी कि इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। समझे, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स क्या है। अब अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ठीक है, 7th 8th 9th 10th की क्लासों में, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो जो हमारी पल्सेस होती हैं यानी कि जो हमारी दाल होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए, ये तो पता नहीं क्या है, अल्फा अल्फा है, ये अमरंथ है, ये चना, ये सब चना है, ठीक है। तो चना हमको पता है कि चने की दाल होती है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। और स्पिनच यानी कि पालक,
अब पालक हमको पता है कि जो पालक होती है वो पालक दाल की कैटेगरी में तो नहीं आएगी। अगर मैं 6 ऑप्शन को रॉन्ग मानता हूं तो जहां जहां 6 उसको मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। और 3 के अंतर्गत हमारा चना आ भी रहा है तो ये कह सकते हैं डबल तरीके से इसको सही मान लिया गया। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, डीएनए बारकोडिंग कैन अ टूल। और ठीक है, स्टेटमेंट क्या करना है, करेक्ट। अच्छा, इस बार वाले मतलब जो 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि दो अलग चीजें। पहली बात तो कोई रॉन्ग स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, और पहली चीज तो आपको पता ही है कि इस बार का ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 इस टाइप से भी आए थे चीजें। चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लिखा हुआ एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। देखो हम लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है वो जैसे डीएनए का काम क्या होता है कि ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में कह सकते हो कि डिफरेंस पता करने में डीएनए की भूमिका निभाता है। लेकिन डीएनए ये चीज नहीं बताता है कि किसी की एज कितनी है, या मतलब एज नहीं पता कर सकते हम लोग डीएनए से। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, ये एक तरीके से ये प्लांट टाइप का कुछ बना लिया जाए, ठीक है, ये प्लांट है और जो कि मान लीजिए यहाँ आकर के ये प्लांट डेड होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डीएनए इस प्लांट में होगा वही डीएनए तो इस प्लांट में भी होगा। डीएनए चेंज एक एक बॉडी से डीएनए चेंज तो हो नहीं जाएगा। जब डीएनए चेंज नहीं होगा तो हम डीएनए से उसकी बॉडी का वो कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कितनी कितने एज की है या कितने एज की नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल प्रोसेस फूड्स, जो कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद हमको ये तो समझ में आ ही गया कि 3 ऑप्शन जो है सही है। अब पता करना है कि केवल सही 3 सही है या सेकंड भी सही है। एमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच में भिन्नता जानने के लिए। हाँ, तो ये बात तो सही है कि एक जैसी चीजों दिखने वाले के अंदर वो डीएनए काम करता ही है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, ठीक। और जनरल स्टेटमेंट भी, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं भूली गई। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स, फिर वही वाली चीज देखिए, यहाँ भी क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट ही पता करना है। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स, यानी कि नैनो पार्टिकल्स को ही परासूक्ष्म कण बोलते हैं। नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में, और देखो प्रकृति में अस्तित्व में है ही नहीं, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्या हो गया, एकदम एक्सट्रीम लेवल की बात कह दी गई। यानी कि नैनो पार्टिकल्स का मतलब क्या, पार्टिकल्स जो कि नैनो के फॉर्म में, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ऐसे छोटे पार्टिकल नेचर में होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम बात हो गई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी जो अर्थ है या जो पूरा कह सकते हो कि सराउंडिंग है, ठीक है, उसमें ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल ना ही हो, होते ही हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, अस्तित्व में ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किसके अंतर्गत होते हैं, मॉलिक्यूल के अंतर्गत होते हैं, एटम के अंतर्गत होते हैं। तो ये सब है क्या, नैनो पार्टिकल्स ही हैं। तो उस कंडीशन के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो जहां जहां फर्स्ट लिखा हुआ वहां क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो अपना थर्ड स्टेटमेंट है वो राइट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटायर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ ऑफ ह्यूमंस। हाँ, तो ये बात मान सकते हैं कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। हाँ, तो ये बात मान सकते हैं कि कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो ह्यूमन के लिए असुरक्षित। जनरल स्टेटमेंट में और सही भी है, हमको ये तो पता ही चल गया कि डिसाइड हो गया कि थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। सम कॉस्मेटिक्स की बात कर रहा है ना। मैंने पहले कहा था एनी तो है नहीं, यहाँ पर एनी नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि किसी या कोई में भी, कुछ की बात कर रहा तो कुछ में तो हो ही सकता है नैनो पार्टिकल्स का यूज। तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये दो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती हैं, यानी कि कल्टीवेटर्स ऑफ फंजाई ऑर्गेनिज्म। लिखा है सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एज वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ फंगई। अब फंगई से रिलेटेड एक वर्ड है फंगस, इसके बारे में तो सुना ही होगा ना, ठीक है। अब
मान लीजिए हमको नहीं पता है कि इसमें से चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी यानी कि एंट, कॉकरोच, क्रैब या स्पाइडर में से ऐसा कौन है जो कल्टीवेटर की तरह काम करेगा, तो हमको नहीं पता है। लेकिन हमको फंगी से तो पता है, हमको ये भी नहीं पता इसमें से फंगाई है कौन। तो फंगी से रिलेटेड है फंगस, और फंगस कहाँ पे निकलेगा, जहाँ पे कह सकते हो नमी भरा एरिया हो या ह्यूमिडिटी जहाँ पर हो यानी कि ह्यूमिड हो। ठीक है, अब हमको पता है स्पाइडर कहाँ है, एयर में अपना वो वेब बनाता है, तो स्पाइडर तो हो नहीं सकता, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। क्रैब हमारा जनरली कहाँ वाटर में होता है या वाटर के बाहर होता है, तो वो भी कैसा है, नमी भरा एरिया तो है नहीं, रेतीला एरिया है वो भी, तो क्रैब भी नहीं होगा। कॉकरेच हमेशा ड्राई एरिया पे होता है, जनरली ड्राई एरिया पे देखने को मिलता है, तो कॉकरेच भी नहीं हो सकता। तो इस कंसेप्ट से हम लोग समझ सकते थे कि फंगी से फंगस, फंगस ह्यूमिड या फिर नमी वाले एरिया में कोई चीज होती है, तो एंट ही है चींटी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन, जो कि कल्टीवेटर की तरह काम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। देखिए मैं इतनी तेजी से पढ़ रहा हूँ तो क्योंकि हम बहुत बार इन क्वेश्चनों को मैंने मतलब खुद भी अटेम्प्ट दिया था, इन क्वेश्चनों को भी देख रखा है। ठीक है, तो आप अगर स्पीड में हो तो सबसे पहले मैंने पहले कहा है कि आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी स्लो करने का तो ऑप्शन यूट्यूब में आता है, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। 71 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की, क्लोजमेंट्स की एंड ले ऑफ द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स की। तो अब क्या है ना, इसमें वर्कर का मेन काम है सारी चीजें में। ठीक है, कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है, ऐसा कौन से, इसमें से कौन सा ऐसा विभाग है एक तरीके से। ठीक है, तो जो CSO ऑफिस है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, तो ये तो काम नहीं करता है, मान लीजिए हमको पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ मैच भी नहीं कर रहा है, इस मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में ऐसा स्टेटमेंट मैच भी नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, तो ये भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विवादों को सुलझाना है, औद्योगिक विवाद, समापन, छटनी, कामबंदी विषयों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली, ये भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर, और लेबर से ही रिलेटेड वो पूरा का पूरा क्या है हमारा क्वेश्चन भी है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉइंग वर्कर्स की बात की जा रही है, फिर उनका विवाद भी निपटाना है, तो वो कौन सा होगा, लेबर ब्यूरो यानी कि श्रम ब्यूरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग, और नीचे क्या पूछा गया कि वातावरण में उपर्युक्त किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। अच्छा, किसकी एक्सेस होने से एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन पढ़ा हुआ है, बचपन से टॉपिक पढ़ा हुआ है, एसिड रेन लोग जानते हैं। एसिड रेन में दो मुख्य चीजें होती हैं, एक सल्फर एक नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो से ही होती है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो ये अपना काम कर जाएगा, तो ये पता होना चाहिए भी, मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं एसिड रेन के बारे में। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो एकदम राइट है, तो जहां जहां सेकंड है वो वाला सही है। अब यहाँ सेकंड है, फोर्थ नहीं, तो इसको भी काट दो, यहाँ केवल फोर्थ है, यहाँ सेकंड नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन तो कटेगा, तो मेरे पास सामने क्या बचा, ओनली बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ भारत के संदर्भ में, ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोच्चम रूप में प्रतिबिंबित करती है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। अब क्या है कि इंडिया में कौन सी ऐसी वो है सिचुएशन जो रिफ्लेक्ट करती सीधे इनडायरेक्ट ट्रांसफर को, तो सिचुएशन नीचे दे रखी है, उन सिचुएशनों को समझना है, देखना है। अब अगर ऑप्शन को पढ़ते हैं, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया है, अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ को उस बाहरी देश को अदा करती है। ऐसा कुछ है नहीं, इनडायरेक्ट तो नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमको समझ में आता है, डायरेक्ट मतलब ट्रांसफर जो सीधे सीधे दिया गया हो, इनडायरेक्ट जो घूम के पैसा आया हो, यानी इनडायरेक्ट मेथड से यूज दिया गया हो। ठीक है, अगर हम टर्मोलॉजी को सही से देखेंगे तो अगर जो थर्ड ऑप्शन है इसको अगर सही से देखेंगे तो हमको बात समझ में भी आएगी। सॉरी, थर्ड पे कह रहा हूँ, डी ऑप्शन को देखिए, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स
एंड सच शेयर डिराइव दियर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की ही बात हो रही, इंडिया में ही हो रही बात, ठीक है, तो विदेशी देशी वाले से कोई खास मतलब नहीं है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अपना ट्रांसफर करती है, ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। इंग्लिश वाला ज्यादा इजी लग रहा है कि आ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो डी वाला ऑप्शन है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे एन इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है, तो ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे ही डायरेक्ट ट्रांसफर हैं। जो हमारा डी है, डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां उनके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियां कौन सा एक कार्य प्रबंधन कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित करती है। यानी कि फिर वही बात है, वेटलैंड की बात पूछी गई है कि कौन सा वेटलैंड है, मतलब ये सॉरी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इस स्टेटमेंट से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि वेटलैंड को रिफ्लेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ किडनी, ठीक है। अब फंडा मतलब क्या है ना इस क्वेश्चन का, ऊपर एक कह सकते हो कहानी है, उस कहानी का सार ये है कि जो वेटलैंड है वो किडनी की तरह काम करती है। अब अपने को अगर किडनी का फंक्शन पता हो तो किडनी का फंक्शन होता है छानने का शुद्ध रूप से, ठीक है, प्योर करने का। तो हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जिस स्टेटमेंट हमको प्योरिटी मतलब कुछ ऐसा नजर आ रहा हो जिसमें प्योर हो रहा हो। तो अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखेंगे यानी कि डी वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो ये एब्जॉर्ब करने मतलब क्या है कि हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स को क्या एक्सेस कर देता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही हमको करेक्ट लग रहा है और यही एज अ किडनी की तरह फंक्शन कर भी रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29। लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो हमको ये तो पता ही है, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ये ग्लोब है, ठीक है, उसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल की बात हो रही है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहीं कहीं अपना इंडिया है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम लोग रह के देखें तो सबसे लंबा दिन जनरली कब होगा, गर्मी वाले दिन होगा। तो जून जुलाई 2 ही महीने दे रखे, 2 ही महीने में गर्मी, गर्मी स्टार्ट होती है जून से, एक तरीके से अगर मान सकते हैं, ठीक है। और जून का जैसे ही मिडल निकलता है तो गर्मी क्या होती है, एक तरीके से बढ़ती भी है और दिन क्या होता है बहुत ज्यादा लंबा होने लगता है। तो कह सकते हो कि या तो डेट 15 होगी, ठीक है, या उसके आगे होगी। तो 15 से जब आगे हम निकलेंगे तभी, तो यानी कि 21 जून जो डेट होती है वो क्या है कि 21 जून वाले दिन डेट में सबसे लॉन्गेस्ट डे यानी कि सबसे बड़ा दिन नजर आता है। तो वहां पे दिन क्या सबसे बड़ा वाला दिन है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। यानी कि द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या, करेक्ट स्टेटमेंट को ही पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक। अगर इनमें से सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, अंडर टू कोऑल्यूशन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरिस्ट टू द अंडर टू कोऑल्यूशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोऑल्यूशन का सचिवालय है। तो ये बिल्कुल एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर मैं पांचवें स्टेटमेंट को गलत मानूंगा तो मेरा ये भी पांचवा वाला भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। और अपना जो आंसर है वो क्या निकल आएगा, बी। बी में कौन सा है, 1384, ठीक है। मान लीजिए हमको पहला पता भी नहीं था, ठीक है। सेकंड अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी
इन अ पार्टनरशिप विद अ क्लाइमेट ग्रुप ऑफ लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। तो ये तो फैक्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो फैक्ट या तो सही होगा या तो गलत होगा। फैक्ट में तो दो ही प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, EP100 brings together leading companies committed to the deriving innovations in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reducing goals। ठीक है, EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। कहने का मतलब ये है कि जो EP100 है, EP100 वो है EP100 का काम क्या दिखा रहा है कि जो कह सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कम्पिटिटिवनेस व्हाइल डिलीवरिंग ऑन इमिशन रिड्यूसिंग गोल्स। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, तो हमें इस वाले स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सम इंडियन कंपनी, वही मैंने कहा अगर एनी इंडियन कंपनी लिखा होता या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती जो एकदम एक्सट्रीम हो जाती तो उसको मैं रॉन्ग मानता, रॉन्ग मानते मेरा चौथा नंबर कट जाता। ठीक है, तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तो 2 3 5 देते। ठीक है, हमारा 4 सही है। क्यों सही है? क्योंकि कुछ इंडियन कंपनी की बात की रखी हो, कुछ इंडियन कंपनी तो EP100 की सदस्य हो ही सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस हिसाब से हम लोग बी वाले ऑप्शन को ज्यादा अप्रोप्रिएट मानेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। फिर वही वाली बात है, करेक्ट पता करना है और 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या कह रहा है? हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। हाँ, तो मान सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसा एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट तो नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी रुकते हैं। ठीक है सॉरी। ठीक, अभी तो इसको सही मान ले रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम। तो फिर वही वाली बात है कि ये क्या है, एक तरीके से फैक्ट है, और फैक्ट 2 तरीके से होगा, या तो रॉन्ग होगा या फिर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इसको भी रोक लेते हैं, भी मान लेते हैं कि ये भी नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण निर्यात पर। हाँ, तो ये भी देखिए एक तरीके जनरल स्टेटमेंट ही लग रहा है, कोई ऐसी भी एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं की गई, तो इसको भी सही मान ही लेते हैं। भी रुकते हैं थोड़ा सा, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निम्रताओं को आकर्षित किया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रहा है कि लंबे समय से बात कह रहा है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि भी तुरंत हुआ हो या ऐसा कुछ नहीं है, तो एक्सट्रीम ये भी नहीं, ये भी ठीक मान लेते हैं। लिखा हुआ हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में। अब देखिए यही वाली बात है कि इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में केवल मोस्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इतनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, उसमें से वियतनाम मोस्ट प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो जहां 5 है वो कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या देखना है, 1 3 4 हमको ठीक लग रहा है। तो अगर 1 3 4 वाला एक स्टेटमेंट यही नजर आ रहा है ऑप्शन, मतलब 5 तो हमने पहले ही जान ही गए, 5 तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो 5 मेरा कट चुका है। बात आती है सेकंड की, सेकंड राइट है कि रॉन्ग है, तो कहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो फिर मान के हम चलेंगे कि ये भी क्या है, रॉन्ग ही है। अपना जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, क्योंकि ऐसे कोई ऑप्शन का कॉम्बिनेशन हमको दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशों के संदर्भ में बताइए। फिर देखिए वही वाली बात है कि करेक्ट बताना है। इस बार वाले प्रीलिम्स में लगभग सारे क्वेश्चन करेक्ट बेसिस से थे। पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। लिखा हुआ है PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है, 2.5 का वार्षिक माध्य 5 म्यूग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब ये वाला कंफ्यूजन स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट 24 आवर्स मीन PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 म्यू एनुअल मीन ऑफ। ये तो मान लीजिए हमको नहीं पता है कि ठीक है, क्योंकि फैक्ट है, ऐसा होता है नहीं होता नहीं पता है। ठीक, क्योंकि मान के चलते हैं कि हम लोग कॉमन सेंस या कह सकते हैं कि इतनी डीप नॉलेज नहीं करी या करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत सोच के चलें तो उस हिसाब से हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट लिखा, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। अब देखिए यहीं पर इसका अगर हिंदी वर्जन पढ़िए तो लिखा, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं।
ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब मौसम बिगड़ेगा तो ओजोन प्रदूषण बनेगा। ठीक है, जबकि ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यानी कि जब हमारा ओजोन पोल्यूशन इंक्रीज करेगा उससे वेदर चेंज होगा, ना कि वेदर चेंज होने से ओजोन पोल्यूशन होगा। समझ रहे हो बात? तो सेकंड ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो जहां जहां सेकंड है वो तो बिल्कुल हम काट देते हैं। दो कट गए। दो कटते हमको क्या समझ में आ गया कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यानी कि अब फर्स्ट क्या मेरा सही है, फोर्थ भी पढ़ लेते। वायु में अत्यधिक ओजोन दबाव उत्पन्न कर सकती है, ये भी सही बात है। अब हमें इस वाले थर्ड वाले को देखना है कि ये सही है गलत। अगर ये सही है तो ए सही हो जाएगा, अगर ये गलत है तो बी सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड इंटर ब्लड स्ट्रीम। अब अगर ये सही है, क्योंकि अभी हमने पता किया फर्स्ट वाला सही है, तो क्या लिखा है कि 24 मीन PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 म्यूग्राम एंड एनुअल मीन ऑफ 2 पॉइंट शुड नॉट एक्सीड। यानी कि जब PM 2.5 है वो प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि अगर PM 10 है, पार्टिकुलेट मैटर की जो साइज है वो 10 है, तो क्या वो लंग बैरियर को इंटर करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है? तो लंग बैरियर इंटर भले चाहे वो कर जाए पेनिट्रेट, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा। यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 साइज का कोई अगर पार्टिकल है तो वो हमारे ब्लड में इंटर नहीं करेगा, क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन गलत होने की वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फर्स्ट एंड फोर्थ ही सही है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर हमको नहीं पता गुच्छी क्या है। ठीक है, तो जब नहीं पता है तो इसको भी देखते हैं किस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ इट इज अ फंगस, तो मैंने पहले कहा कि पता ही नहीं कि क्या है, तो चलो इसको भी रोक देते हैं। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, लिखा हुआ इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड। कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, हाँ अब ये बात आई अपनी। कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न। अब अगर ये चीज ना लिखी होती नॉर्दर्न ईस्टर्न, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय, तो अब क्या होगा? अब फिर वही वाली बात, एक स्पेसिफिक जगह बता दी। ठीक है, अगर उत्तर पूर्वी भारत में तो वहां पे जो चीजें जिन जिन चीजों का कल्टीवेशन होता है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो वहां पे जिन चीजों का होता है उनके बारे में हम लोगों को तो पता है। ऐसे गुच्छी टाइप की तो हम लोगों ने कोई शब्द सुना नहीं। ठीक है, वैसे जो गुच्छी है ये मशरूम है बेसिकली। ठीक, अगर पता होता तो सही हो जाता, अगर नहीं पता है तो गड़बड़ होगा। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग होते हमारा ये, और ये दो ऑप्शन कट गए। दो ऑप्शन कटते ही हमको समझ में आ गया कि जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल राइट है, यानी कि क्या फंगस। अब हमको ये पता करना है कि सेकंड में है या नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते, लिखा इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, तो फिर वही वाली बात है कि सम है, कुछ हिमालय में तो हो ही सकता है। ठीक है, कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल वाली क्राइटेरिया में आता है। जनरल स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, तो हम इसको भी मान लेंगे ये क्या है? सही है। तो सही होने से हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, फर्स्ट एंड सेकंड। 46 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट। अब पढ़ते हैं पॉलीथिलीन टेरिफ्लेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फिर वही वाली बात है कि करेक्ट पता करना है कि कौन सा है, रॉन्ग नहीं पता करना है। इट्स फाइबर्स कैन ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रेनफोर्स दियर प्रॉपर्टीज। यानी कि जो पॉलीएथिलीन टेरिफ्लेट है उसको हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स कर सकते हैं फाइबर्स और उसमें कॉटन फाइबर्स में, और फाइबर्स के जो वूल वगैरह है उसमें क्या कर सकते हैं? मिक्सिंग कर सकते हैं। तो मिक्सिंग तो की जा सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु तो सम्मिश्रण किया जा सकता है। तो ये सही बात। देखिए क्वेश्चन क्या, जैसे स्टार्टिंग में इजी थे, धीरे धीरे करके टफ होते गए, तो ये सबके हिसाब से अलग हो सकता है। और जैसे मैं क्या चीज सोच रहा हूँ और आपने क्या सोचा होगा वो भी डिफरेंट हो ही सकता है, क्योंकि ये मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगी ही कि मेरा क्या थिंकिंग प्रोसेस, आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस, मैं अपना थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। क्योंकि देखिए एकदम सीधी सी बात है कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से केवल आने वाले क्वेश्चन हार्डली 20 होते हैं जो हमको सीधे सीधे आ रहे होते हैं। ठीक है, बाकी 80 के 80 क्वेश्चन में गैस ही मारना होता है, और गैस मारना कैसे वही बता रहा है। समझ में आई बात। लिखा है कंटेनर्स। फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग जनरली ठीक मान के चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? अभी मतलब एकदम ठीक नहीं मानना है, लेकिन अब इसको ठीक मान के चलना है, ये वाली बात है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट्स कैन बी यूज्ड स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है,
यानी कि इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी भी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, यानी कि कोई भी अल्कोहल होगी वो रख लेंगे। तो जैसे ये बात आती है तो एक्सट्रीम वाले कंडीशन को तो हम लोग वैसे भी रॉन्ग मान के चलते हैं, तो जहां जहां सेकंड वाला वैसे भी कट जाएगा। अगर मैंने ये 2 काट दिए तो मुझे पता चलेगा कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो हम लोग मान भी रहे हैं। हमको पता करना है थर्ड या फोर्थ में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। हाँ, तो ये बात तो सही है भाई, कि जो बोतल होती है उस बोतल से तो हम लोग जने क्या क्या काट काट के जने क्या क्या बना लेते हैं। जो भी पानी की बोतल अगर आप लोग पीते होंगे उसको काट काट के जने क्या बन सकता है, बहुत कुछ, यानी कि रिसाइकल तो कर ही सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई बात नहीं है। अब वही वाली बात, या तो तीसरा सही होता है या तो चौथा सही होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, उससे क्या हो जाएगा इसका आंसर 46 का ए। ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में भी अगर 2017 का न्यूज़ वगैरह को कुछ ध्यान हो तो बताया गया था कि जो गवर्नमेंट ने, मतलब कि जो प्लास्टिक है, यानी कि जो पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस होते थे उनको प्लास्टिक में से हटा करके कह सकते हैं कि कांच के गिलासों में मतलब कांच ग्लास एक ही चीज हो गई, कांच में या ग्लासेस में स्टोर किया जाए, ना कि प्लास्टिक में, क्योंकि वो उससे और कह सकते हैं हार्म हो जाती है बॉडी के लिए। ठीक है, तो एक ये भी चीज हो गई। और वैसे भी अभी स्टेटमेंट पता भी चल गया, ए नहीं भी लिखा हुआ, तो ये सारी चीजें पता चल गई और इसका राइट आंसर भी क्या है, ए है। ठीक है, अगर लास्ट भी पढ़ते तो आर्टिकल्स मेड ऑफ कैन इजिली डिस्पोज्ड बाय एन इंसेशन विदाउट विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये तो हो ही नहीं सकता, बकवास बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो ही ना इनको, इनको मतलब नष्ट करने में, इनको हटाने में, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है, होगा ही होगा, ग्रीन हाउस होता है, इसी में तो इतना मत्थापच्ची चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य असुरक्षित रिजर्व आंतरिक ट्रांसफर्ड के अंतर्गत बांटे गए थे, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। अच्छा अच्छा, यानी कि बात यह है कि गवर्नमेंट एक्ट जो 1990 पारित हुआ था उसमें प्रोविंशियल एक जो गवर्नमेंट थी डिवाइडेड इनटू रिजर्व और ट्रांसफर्ड, दो रखे गए थे। ठीक, उसमें से रिजर्व कौन कौन से थे उन पे बात करनी है, यानी कि उन्होंने अपने अंतर्गत कौन कौन से रखे थे उस टाइम पीरियड में 1999 में। तो न्याय प्रशासन तो उन्हीं के अंतर्गत ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, वो इतनी छोटी चीज क्यों निकालेंगे, पुलिस भी उन्हीं के अंडर में ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लैंड रेवेन्यू, यानी कि जिससे पैसा आना है। तो 134 तो एकदम सही है, तो हम लोग ये देखते हैं 134 कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पर है, ये सी वाले ऑप्शन पर। ठीक, इसमें 3 नहीं तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी 3 है, इसमें 4 नहीं तो ये कट जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 नहीं है तो ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो बचता है 134 बचता है। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को छोड़ के ये बाकी तीनों ही चीजें क्या थी, रिजर्व ही थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया 67, अभी हम लोग कर चुके हैं वियतनाम वाला। ठीक है, तो इसको बढ़ाते हैं आगे। वैसे इसका हम लोगों ने क्या, इसका आंसर जो था वो सी था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन को हमने कट कर दिया था। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर सीसीओ की क्या भूमिका है। चलो भाई देखते हैं क्या भूमिका है। ठीक है, कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसका सबसे लास्ट वाला इसका वो देखोगे, और फिर वही वाली बात है, सही चूज करना है, यानी कि करेक्ट पता करना है, करेक्ट आंसर। इट इंश्योर्स, अब क्या हुआ, एकदम बिल्कुल कह सकते हो मुहर लग गई इस बात पे कि इंश्योर ही कर दिया। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द एंड डिस्क्राइब टाइम। अब क्या हो गया कि भाई फिर एक्सट्रीम लेवल वाली बात हो गई कि इंश्योर ही करेगा, देना ही देना होगा कोयला, जबकि कोयला की खपत अपने यहाँ सबसे ज्यादा है कि नहीं, तो वो और प्रॉब्लम वाली बात है। तो उस हिसाब से फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हारे लिए क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो अगर मैं फोर्थ काट देता हूँ तो मुझे समझ में आ गया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड है। क्या कह रहा है, सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन गवर्नमेंट। ठीक है, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल लिग्नाइट ब्लॉक्स। ठीक है, लिग्नाइट खंड के विकास की, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक, अब हमें थर्ड स्टेटमेंट पता करना है सही है या गलत है। लिखा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्वाइजेशन ऑफ कोल कॉलिंग एरियाज। हाँ तो ठीक है, ऐसी कोई जनरल बात ही है, कोई एक्सट्रीम लेवल की बात तो नहीं की गई है कि जो कोल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्शन है उनको नोटिफाई करता है, तो ठीक बात है। तो उस हिसाब से जनरल स्टेटमेंट मान करके हम इसका आंसर ए मानते हैं, जो कि राइट आंसर क्या है इसका, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
76 संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति, यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी। ठीक, अच्छा इस बार के प्रीलिम्स में एक और अच्छी बात थी कि हिंदी वाले सेक्शन में हिंदी के साथ उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई थी देवनागरी लिपि में ही, तो अच्छी बात है ये। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी, इसके बारे में पता करना है और फिर वही वाली बात है कि करेक्ट ही स्टेटमेंट पता करना, ना कि रॉन्ग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पढ़ते हैं। अगर इसका सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून जुलाई सितंबर एवरी ईयर, यानी कि हर तीसरे महीने के अंतर्गत इनकी एक रिपोर्ट जारी हो रही है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि पहली बात तो पारंपरिक रूप से हर 3 महीने में तो इतनी जल्दी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एक बड़ी संस्था है, इतनी जल्दी 3-3 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं आती, इसकी ईयरली में आती है और सही से जब रिसर्च होती है उसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, जहां जहां सेकंड भाई उसको काट दो, 2 कट गए। अब पेंच फंसता है, या तो तीसरा सही है, ठीक है, या तो पहला और तीसरा दोनों सही है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। इट इज अ कमेटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल एंड वर्कर्स अंडर इट्स सुपरविजन। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह दी गई। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है, और संयुक्त, भाई संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशन, तो उसी के द्वारा तो होगी स्थापित। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों की प्रतियों का आकलन करती है। इट assesses the credential of all UN members before submitting the report to a General Assembly for approval। हाँ तो ये भी ठीक बात है, इसमें भी कोई ऐसी एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं की, तो इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, ठीक मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। It is a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision। अच्छा अच्छा अच्छा, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके परीक्षण के अधीन काम करती है। अब देखो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ध्यान से नहीं पढ़ा। इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है, ठीक है, यानी कि वो जो ये यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति है वो इसी के अंतर्गत काम करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंतर्गत काम नहीं करती है। ठीक है, तो बी ना हो करके इसका राइट आंसर ओनली 3 हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 17 क्वेश्चन है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 79 क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं ध्यान से। चलिए देखिए लिखा हुआ द टी बोर्ड इज स्टैच्यूटरी बॉडी। तो ठीक भाई, पहले मान के चलते कि हमको नहीं पता है कि चाय बोर्ड एक सामुदायिक निकाय है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न एक नियामक संस्था। इट इज अ रेगुलेटरी, तो ये भी वही बात है कि मिनिस्ट्री दी रखी है, जो कि नहीं पता भाई है भी कि नहीं है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन पर जरा गौर करते हैं। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, अब एक चीज तय है कि भाई टी बोर्ड का ऑफिस, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि अपने इंडिया में टी बोर्ड का ऑफिस बेंगलुरु में क्यों होगा। मतलब सिंपल सी बात है, या तो केरल साइड में होगा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होना चाहिए। बेंगलुरु थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर इस हिसाब से मैं थर्ड को रॉन्ग मानता हूं तो मेरे ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। 2 ऑप्शन कटते हुए मुझे 4th ऑप्शन समझ में आया कि राइट है, यानी द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ ये ठीक है। सेकंड चीज, जितने भी बोर्ड होते हैं जैसे ये टी बोर्ड हो गया, ये सारे के सारे लगभग 90% स्टैट्यूटरी बॉडी ही होते हैं, संवैधानिक निकाय ही होते हैं। तो मेरा पहला भी सही हो गया। अब मेरा फर्स्ट करेक्ट है और 4th करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट 4th इसमें है, और जब मुझे डिक्लेयर्ड ही है कि पहला चौथा क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ही होगा। ठीक, लेकिन फिर भी अगर मैं ये पढ़ता हूँ कि इट इज द रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मिनिस्ट्री लगभग गलत ही हो जाती हैं अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में। चलिए ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। 82 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक बृहद शरण स्थली, यानी कि बीडी बीडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते एकदम सही समझ में आता है कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडी बीडी।
अब कुछ लोगों की बात कर रहा है कि दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडीबीडी में रहते हैं। हाँ, तो सम पीपल की बात है ना, मैंने पहले ही कहा है कि सम पीपल यानी कि जनरल स्टेटमेंट जनरली सही ही होते हैं। तो अगर मैं इसको सही मान लूंगा तो मेरे ये 3 सही हो गए, ये गलत स्टेटमेंट सीधे कट गया। अब लिखा सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। अब देखो, मैंने कहा सम पीपल वाला केस जनरली सही होता है, ठीक है, जनरली स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तो अगर मैं इसको सही मान लेता हूं तो फिर सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब, यानी कि वो ददाम में रहते हैं केन्या के, तो फिर ये बीडी वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाम में रहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडी एक सरल स्थिति, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेकांकू द्वीप विवाद को सर्वोच्चम प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, सेकांकू आइलैंड समटाइम्स, इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ डालो, कहीं भी स्टेटमेंट में सब कंफ्यूजन है। जनरली बिलीव दैट द आर्टिफिशियल आइलैंड, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड की बात की जा रही है। तो जरा रुकते हैं, ठीक है, इसमें क्या आर्टिफिशियल आइलैंड की बात की जा रही है। हाँ, पूछा क्या गया, सेकांकू द्वीप विवाद, जहां पर डिस्प्यूट हो, ठीक है, सेकांकू आइलैंड, ठीक है, सॉरी डिस्प्यूट कर रहे थे, हाँ, समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज, जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। अब क्या है ना, अगर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये ज्यादा समझ में आता है। चाइना एंड जापान एंगेज इन मार्टिन डिस्प्यूट्स, देखो ओवर इन द आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद, देखो सीधे सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ये भी द्वीप विवाद है। द्वीप कहाँ होगा, समुद्र के बीचों बीच में होगा, तो वो भी क्या है, समुद्री विवाद। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ज्यादा सही। बाकी अगर इस किसी भी ऑप्शन पढ़ोगे तो ना यहाँ द्वीप की बात की जा रही है, ना किसी विवाद की बात की जा रही है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये भी सिंपल क्राइटेरिया में ही आएगा, जनरल तरीके से किया जा सकता है। 77 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पोलर कोड का सही तरीके से वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड। अब बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड की बात की जा रही है, तो पोलर हमारे यहाँ दो है भाई, नॉर्थ पोलर है और साउथ पोल है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हर ऑप्शन में क्या है कि इट इज द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द नॉर्थ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल है, ठीक है। इट इज द सेट ऑफ फॉर्म्स नॉर्म्स टू फॉलोड बाय द कंट्रीज हुज साइंटिफिक अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात तो की जा रही है, ठीक है, तो इसको तो थोड़ा मान के चलते सही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आर्कटिक काउंसिल, ये भी एक नॉर्थ पोल की बात हो रही है। अब हिंदी में अगर पढ़ लेते, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है, ए या सी में से कोई एक होना है। अब ए वाला अगर प्रश्न पढ़ते हैं तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो इनको तो काट ही देते हैं। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कोड है, ठीक है, तो ये क्या है कि लगभग सभी की बात कर रहा है, और इसमें क्या है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय। तो अब ये कुछ लोगों की है, मतलब कुछ ही है, और ये सभी की बात कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, जनरली ज्यादा सही लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी दो में तो नॉर्थ पोल की एक ही पोल की बात ही चल रही थी। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ग्रीन वॉशिंग वर्ड का देखना है, तो ग्रीन वॉशिंग से रिलेट क्या है, वॉशिंग का मतलब है कोई चीज क्लीन करनी है, और ग्रीन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, इको फ्रेंडली से रिलेटेड है। तो ये चीज तो जैसे अब कोई भी चीज इको फ्रेंडली होती है तो उसमें ई आगे लगा होता है, तो उसी हिसाब से ये चीज को देखें अगर, तो जैसे पहला लिखा हुआ ऑप्शन कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, तो बिल्कुल सही बात है, इको फ्रेंडली भी है, पर्यावरणीय प्रयोग भी, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। बाकी स्टेटमेंट में ऐसी कोई भी बात कहीं लिखी नहीं है, तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो इसके पहले का भी ए था, इसका भी ए था, ठीक है, इस वजह से हमने इन सबको एक साथ रखा हुआ है। अब जैसे यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार से, अब लिखा हुआ जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी स्टार्ट अबाउट द, अब बायो है यानी कि जीवाश्म होगा, ठीक है, रॉक है यानी कि पत्थर होगा, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। अब समझो, इसमें लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूस, ठीक है, तो ये भी ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, तो इसको बेटा, क्योंकि इसमें बायो की बात नहीं हो रही है।
क्योंकि पादप अपशिष्टों का प्रयोग करके भवन निर्माण सामग्री का विकास हो रहा है। सेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए पहचान करना, ये भी कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए सॉल्ट लिक्स उपलब्ध करना, तो ये भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ की बहाली। तो ये जो है बायोरेक्ट टेक्नोलॉजी का सबसे अप्रोप्रिएट सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं, कोरल रीफ वाला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेचर की बात हो रही है, संगम लिटरेचर की। लिखा हुआ प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा एक सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं लो, फिर वही बात, एक्सट्रीम लेवल का कोई ऐसा तो ही नहीं सकता संदर्भ ना हो। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज द नोन ऑफ संगम पोएट्स। वर्ण सिस्टम के बारे में तो हमको पता ही है, जो कि संगम काल में भी यानी संगम पोएट्स को भी वर्ण सिस्टम मानते ही थे। ठीक है, तो वो भी उसमें दिखता ही है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। संगम पोएट्स ऑफ नो रेफरेंस टू द वैरियर एथिक, ऐसा ही नहीं कि नो रेफरेंस, कोई रेफरेंस ही नहीं। समर सौर्य यानी कि जो युद्ध हुआ उसका कोई रेफरेंस नहीं, कुछ तो होगा ही। एक्सट्रीम लेवल सिचुएशन काटो इसको भी। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का संगत बताया गया है। ठीक, तो जादुई ताकत की कोई बात ही नहीं है, तो इसको भी हटाओ। तो हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैं अनुमान करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो भी नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट्स में लिखिए, उसको देखते हैं फिर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड या यूपीपीसीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, कोई भी चेंज होता है, किसी प्रकार की नई जानकारी इस पर संप्रेषित कर दी जाती है, इस पर सेंड कर दी जाती है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके किसी भी प्रकार की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉलिंग नंबर नहीं व्हाट्सअप नंबर है, तो आप कृपया करके इस पर व्हाट्सअप ही करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करें। इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ भी आपको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की नई अपडेट्स मिल ही जाती है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पे हिंदी के क्वेश्चंस आते रहते हैं जो प्रैक्टिस करने के लायक हैं। इस पे कॉपी भी आप अपनी भेज सकते हैं लिखने वाली, उसको भी चेक किया जाता है। थैंक यू।